माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि जैट में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 इज सेइंग द गोवा क्लब हैज़ वॉन 40% ऑफ देयर फुटबॉल मैचेस इन द एप्पल कप दैट दे हैव प्लेड सो फार। अच्छा सवाल है। गोवा क्लब हैज़ वॉन 40% ऑफ देयर फुटबॉल मैचेस इन द एप्पल कप दैट दे हैव प्लेड सो फार। 40% यानी कि 2/5 मैचेस ऑलरेडी वो जीते हैं, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं। If they play another n matches and win all of them, their winning percentage will improve to 50%. Further, if they play 15 more matches and win all of them, their winning percentage will improve from 50 to 60. How many matches has the Goa club played in the Apple Cup so far? In the Apple Cup matches, there are only two possible outcomes: win or lose. Because अगर ड्रॉ भी होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। सो इनिशियल कंडीशन में हमें पता नहीं कितने मैचेस खेले हैं। लेट अस अज्यूम, क्योंकि 40% वैल्यू आ रहा है, 40% मैचेस जीते हैं, तो लेट अस अज्यूम इनिशियली 5x मैचेस खेले हैं, तो प्लेड 5x मैचेस, और क्योंकि 40% जीते हैं यानी कि 2x दे वॉन। दैट इज फर्स्ट थिंग। देन वी नो दैट इफ दे प्ले अनदर n मैचेस इन दैट केस एंड विन ऑल ऑफ देम, यानी कि विन ऑल ऑफ दोज n मैचेस, तो टोटल विनिंग परसेंटेज उनका हो जाएगा 50%, विच इंप्लाइज टोटल मैचेस कितने प्ले कर लिए होंगे तब तक 5x प्लस n, और टोटल मैचेस वॉन विल बी 2x प्लस n, और सिंस विनिंग परसेंटेज हाफ है तो 2x प्लस n डिवाइड बाई 5x प्लस n, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, 50% यानी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल इक्वल टू 5x प्लस n विल बी इक्वल टू 2x प्लस n इंटू 2, यानी 4x प्लस 2n। सो 5x माइनस 4x, x विल बी इक्वल टू 2n माइनस n, सो x और n दोनों इक्वल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज कि इनिशियली जो मैचेस खेले थे इन्होंने दैट वर 5n। ठीक है, x इक्वल टू n आ गया, दैट इज फर्स्ट थिंग। देन वी नो दैट इफ वी प्ले 15 मोर मैचेस, किससे ज्यादा? इस वैल्यू से ज्यादा 15 अब इसमें इंक्रीज करना है, यानी कि 5x प्लस n खेल लिए, 2x प्लस n जीत लिया, इसके बाद में और वो 15 मैचेस खेलेंगे, तो इन दैट केस, और वो 15 मैचेस भी सारे के सारे जीते हैं, इतना थोड़ी होता है, इतना थोड़ी होता है, बट अगर जीतते हैं तो उनका परसेंटेज जो है 50% से 60% हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5x प्लस n प्लस 15, और विनिंग मैचेस हो जाएंगे 2x प्लस n प्लस 15। एंड नाउ वी ऑल्सो नो कि x इज इक्वल टू n, तो दिस वैल्यू इज 6n प्लस 15, एंड राइट हैंड साइड वैल्यू इज 2x प्लस n, यानी कि 3n प्लस 15, एंड दिस विनिंग परसेंटेज इज 60%, विच इज इक्वल टू 3/5। अगेन रिलेशन लगाएंगे तो 3n प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6n प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 3/5। क्लियर? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी 5 इंटू 3n, यानी 15n प्लस 75 विल बी इक्वल टू 18n प्लस 45, यानी कि 3n इज इक्वल टू 30, यहाँ से n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कितने मैचेस ऑलरेडी गोवा क्लब हैज प्लेड इन द एप्पल कप सो फार, इनिशियल कंडीशन में, तो n इज इक्वल टू 10 है, 5n मैचेस खेले हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 50। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन। Separately, Jack and Srishti invested the same amount of money in stock market. Jack's invested amount kept getting reduced by 50% every month. हर एक महीना जो जैक का अमाउंट है वो 50% से रिड्यूस कर रहा है। Shrishti's investment also reduced every month, but in an arithmetic progression with a common difference of rupees 15,000. They both withdrew their respective amounts at the end of the 6th month. 6 month के बाद में उन्होंने अपना अमाउंट विड्रॉ किया है। They observed that if they had withdrawn their respective amounts at the end of the 4th month, the ratio of their amounts would have been the same as the ratio after the 6th month. So what amount of money was invested by Jack in the stock market? Initially हमें क्या गिवन है कि जैक और सिस्ट ने जो अमाउंट लगाया है, इन्वेस्टेड अमाउंट, दैट इज सेम इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, बट टू गिव यू अ बेटर आइडिया, एज्यूम करते हैं कि जैक ने अमाउंट लगाया J और सिस्ट ने लगाया S, लास्ट में तो इक्वल हो ही जाएंगे, तो इनिशियल अमाउंट है J और S। देन एवरी मंथ जैक का अमाउंट कितने से रिड्यूस हो रहा है? 50% से, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा एक मंथ के बाद में? यानी कि बेसिकली देखो, स्टार्ट में मनी लगाया, फर्स्ट मंथ के एंड में जो अमाउंट होगा, एक महीने का वो डिफरेंस आया, फिर सेकंड मंथ के एंड में, ठीक है, फर्स्ट मंथ के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा? जैक का हो जाएगा J/2, सृष्टि का विल बी S माइनस 15,000 कम हो जाएगा, S माइनस 15,000। ठीक है, दिस इज इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज आफ्टर 1 मंथ या एट द एंड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ या एट द एंड, जैसे भी समझो, एंड सो ऑन। फिर एक और मंथ के बाद में, यानी कि एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, दिस विल बी J/2 का स्क्वायर या J/4,
and this will be s minus 15,000 यानी s minus 30,000. At the end of fourth month scenario क्या बनेगा? डिवाइड बाई 2 2 की पावर 4 हो जाएगा, j बाई 2 टू द पावर 4 यानी j बाई 16 इन्वेस्टमेंट बचेगा जैक का, और सृष्टि का इन्वेस्टमेंट बचेगा s माइनस 30,000 में 30,000 और सब्ट्रैक्ट कर दो यानी s माइनस 60,000. और एट द एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ, बिकॉज दोनों का रेशियो सेम करना है, फोर्थ मंथ और सिक्स मंथ का, तो एट द एंड ऑफ सिक्स मंथ दिस वैल्यू फॉर जैक विल बी j बाई 64, j बाई 2 टू द पावर 6 यानी j बाई 64, एंड फॉर सृष्टि दिस विल बी s माइनस 90,000. Now we know for the fourth month, at the end of the fourth month and at the end of 6 months, जो रेशियो है जैक और सृष्टि के अमाउंट्स का, दैट इज इक्वल, यानी कि j बाई 16 अपॉन s माइनस 60,000 इज इक्वल टू j बाई 64 अपॉन s माइनस 90,000. j से j कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. 16 से काटेंगे, 4 बचेगा यहाँ पे, बट ये 1/4 है, 1/4 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है. सो 1/4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस 60,000, ये 1/4 है, दिस वैल्यू विल बी s माइनस 60,000 डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू s माइनस 90,000. 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो s माइनस 60,000, s माइनस 60k विल बी इक्वल टू 4s माइनस 4 इंटू 90k 360k. तो 4s माइनस s 3s विल बी इक्वल टू 300k 300,000. तो s विल बी इक्वल टू 100,000 100k. सृष्टि का अमाउंट हमारा 1 लाख रुपीज आ गया. क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैक ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो जैक ने क्योंकि सृष्टि के बराबर ही अमाउंट इन्वेस्ट किया था, सिंस j वाज इक्वल टू s, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए. बट जिस वजह से इनिशियली मैंने वैल्यू j और s डिफरेंट लिया है, द ओनली रीजन वाज इफ यू ऑब्जर्व हियर, तो यू कैन सी दैट जैक का अमाउंट कुछ भी हो, हमारा आंसर जैक के अमाउंट पे डिपेंड करता ही नहीं है. अगर इनिशियल कंडीशन में ये ना गिवन होता कि जैक एंड सृष्टि हैव इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी, इन दैट केस जैक कुड हैव इन्वेस्टेड एनी अमाउंट व्हाटसोएवर, फिर वो चाहे 10,000 होता, 20,000 और 50, कोई भी वैल्यू होती, ऑल द वैल्यूज कुड हैव बीन सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस. इज इट क्लियर? ठीक है. तो अवर आंसर इन दैट केस वुड हैव बीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ऑप्शन होते उस टाइप से तो. और अगर मल्टीपल वैल्यूज गिवन होती तो ऑल द वैल्यूज वुड हैव बीन पॉसिबल फॉर जैक्स अमाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Nalini has received a total of 600 WhatsApp messages from 4 friends Anita, Beena, Chaitra and Divya. Beena and Divya have respectively sent 30% and 20% of these messages, while Anita has sent an equal amount of messages as Chaitra. Moreover, Nalini finds that of Anita's, Beena's, Chaitra's and Divya's messages, 60%, 40%, 80% and 50% respectively are jokes. So what percentage of the jokes received by Nalini have been sent neither by Divya nor by Beena? Easy question है. Total 600 messages मिले हैं नलिनी को. Received a total of 600 messages from 4 friends A, B, C, D, and Beena has sent 30% messages, Divya has sent 20% messages, and Anita and Chitra have sent equal number of messages. यानी कि 25%, 50% तो हो ही गया, 25%. So 625% हो जाएगा 150 messages भेजे होंगे अनिता ने. 30% is 180, 25% 150, 25%. और 20% will be 120. These are the messages sent by Anita, Beena, Chaitra and Divya. Now we know कि Nalini finds that Anita's 60% messages are jokes. 60% of 150, so 90 are jokes. These are total messages sent by them. And jokes are apart. These jokes are 90 jokes भेजे हैं अनीता ने, 40% of 180 यानी 72 jokes भेजे हैं मीना ने, 80% of 150 यानी 120 jokes भेजे हैं चैत्रा ने, एंड फॉर दिव्या 50% यानी 60. Now the question is saying what percent of the jokes received by Nalini have been sent neither by Divya nor by Beena. Total jokes कितने हुए? 90 plus 72, 90 plus 120, 210, 270, 342 total jokes हैं. आउट ऑफ दीज हमें दिव्या और बीना के अलावा जिन्होंने भेजे हैं, यानी दिव्या वाले नहीं चाहिए, बीना वाले नहीं चाहिए. अब बीना, दिस इज बीना, दिस इज दिव्या, ठीक है. सो 90 plus 120, these are the jokes that have not been sent by Beena or Divya. So this is 210 divided by 342. This value is approximately how much? 60% plus value आ रहा है, थोड़ा सा प्लस आ रहा है 60% से, isn't it so? Because 342
उसका 50% इज 171 और 10% है 34.2, तो दिस टोटल इज 205.2, 1% से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, डेफिनेटली 61.4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही हमारा क्लियर हो गया ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शंस के बीच में डेफिनेट गैप है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D and E are 5 employees working in a company in 2 successive years. Each of them got hikes in his salary as follows. A ने हाइक मिला है P%, P plus 1%. For B the hike is P plus 2% and P minus 1%. For C the hike is P plus 3% and P minus 2% and so on. If all of them have the same salary at the end of the 2 years, who got the least hike in the salary? अगर सबकी सैलरी एट द एंड ऑफ 2 years सेम है, सबकी सैलरी सेम है, तो मिनिमम हाइक किसको मिला होगा? लीस्ट हाइक जिसको मिला होगा उसकी सैलरी ऑलरेडी मैक्सिमम रही होगी इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। इनिशियली हाईएस्ट सैलरी जिसकी रही होगी उसको लीस्ट हाइक मिला होगा, बिकॉज एंड में तो सबका सैलरी सेम आ रहा है, हाईएस्ट सैलरी जिसका रहा होगा उसका हाइक लीस्ट होगा। हाईएस्ट सैलरी प्लस लीस्ट हाइक। इज इट क्लियर? ठीक है, सो लीस्ट हाइक किसको मिला होगा? परसेंटेज टर्म्स में जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, ए बी सी डी ई में सक्सेसिव परसेंटेजेस हैं। इफ यू ऑब्जर्व तो दोनों ही केस, हर एक केस में जो सम आ रहा है परसेंटेजेस का, दैट इज p प्लस p प्लस 1, 2p+1 आ रहा है, यहाँ पे p प्लस 2 प्लस p माइनस 1, दिस इज ऑल्सो 2p+1, बिकॉज फॉर्मुला हमारा क्या होता है, अगर x% का इंक्रीज करें पहले फिर y% का इंक्रीज करें तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मुला इज x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। सो डेफिनेटली x प्लस वाई तो सेम आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई अपॉन 100 ही डिवाइड मैटर करेगा, उसी से हमारा आंसर फाइंड आउट होगा, उसी से हमारा आंसर पता चलेगा हमको। एंड वी नो कि अगर दो वैल्यूज हमें गिवन है, कोई भी दो वैल्यूज रैंडमली हो जिनका हमें सम पता है, ठीक है, सम पता है, बिकॉज एक्स और वाई का जो सम है दैट इज कांस्टेंट इन ऑल केसेस ए बी सी डी एंड ई। तो अगर सम हमारा कांस्टेंट है तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बोथ ऑफ दीज शुड बी इक्वल एज पॉसिबल, ठीक है। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि हमने दो इंटीजर लिया एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई 10 है, तो अगर हमें इनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम चाहिए तो बोथ शुड बी इक्वल, एक्स शुड बी इक्वल टू वाई एंड बोथ शुड बी इक्वल टू 5, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई आ जाएगा 25 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मल्टीप्लिकेशन मिनिमम चाहिए और ये इंटीजर है तो इन दैट केस दे शुड बी एज फार एज पॉसिबल। सो एक को हम मिनिमम कर देंगे इक्वल टू 1 और एक को कर देंगे मैक्सिमम यानी कि 9। सो मल्टीप्लिकेशन हमारा एक्स वाई का जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 9 एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमें लीस्ट हाइक चाहिए तो एक्स प्लस वाई तो सेम आ रहा है, ये तो सेम आएगा सबके लिए, एक्स वाई अपॉन 100 को मिनिमम करना है यानी कि एक्स इंटू वाई शुड बी मिनिमम, सो दीज शुड बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। सो ऑप्शन ई इज द पर्सन जिसके लिए कि लीस्ट हाइक मिला होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है p प्लस 5 इंटू p माइनस 4 का, दैट विल बी लीस्ट। इज इट क्लियर? ऑप्शन ए विच इज ई विल बी द आंसर। क्लियर? ठीक है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है फिर भी किसी को, तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, वैल्यू पुट करके भी यही सेम काम कर सकते हो कि लेट अस अज्यूम कि p इज इक्वल टू व्हाट, p को इक्वल टू, क्योंकि p माइनस 4 तक कर रहे हैं अपन और सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो हाइक हैं, तो p इज इक्वल टू 4 मान लो। अगर हम p इज इक्वल टू 4 एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से p इज इक्वल टू 4, आप कैलकुलेट कर लो, सम तो सेम आ रहा है, एक्स प्लस वाई तो सेम ही आ रहा है, p इंटू p प्लस 1 क्या होगा, 4 इंटू 5 20/100, ठीक है, यानी कि 4 प्लस 5 9 प्लस 20/100%, ठीक है। अब इस 9 को तो भूल ही जाना क्योंकि सब में 9 आने वाला है। नेक्स्ट वाला आ रहा है p प्लस 2 इंटू p माइनस 1, p प्लस 2 है 6, p माइनस 1 है 3, तो 18/100, देख रहे हो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट में आ रहा है p प्लस 3 यानी कि 7 इंटू 2 14/100, फिर नेक्स्ट में आएगा 4 प्लस 4 8 इंटू 1 8/100, और नेक्स्ट यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है क्योंकि p माइनस 4 0 हो जाएगा, सो दिस इज 0। तो डेफिनेटली लीस्ट हाइक हमारा कब मिलेगा, ऑप्शन ई के केस में, पर्सन ई के केस में, इंप्लॉय ई के केस में, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? और लीस्ट हाइक हमेशा उसको मिलेगा जिसका कि ऑलरेडी सैलरी हाईएस्ट होगा, और क्योंकि सैलरी उसका हाईएस्ट है तो परसेंटेज वैल्यू जो आएगा वो दैट विल बी मिनिमम, बिकॉज बेस वैल्यू हमारा मैक्सिमम है उसके केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेइंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज p, a shopkeeper raises its price by x% and then offers a discount of y% on the raised price. The discounted price again becomes p, यानी कि p से स्टार्ट किया और एंड भी p पे ही हो गया, पहले x% का इंक्रीज देन अ डिस्काउंट ऑफ y%. If y is the difference between x and y, then we have to find the value of x. x की वैल्यू क्या होगी, और it is given that y is the difference between x and y. We do not know कि x और y में ज्यादा कौन सा है,
हमें ये पता नहीं है कि एक्स और वाई में ज़्यादा कौन सा है, बट अगर कॉमन सेंस अप्लाई करें, क्योंकि हमारा स्टार्ट भी पी से किया है एंड भी पी पे किया है, और अगर दोनों परसेंटेज हमारे सेम होते, अगर दोनों परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले सेम होते, इफ बोथ वर एक्स, पहले एक्स परसेंट से हम इंक्रीज करते फिर एक्स परसेंट से डिक्रीज करते, अगर दोनों एक्स होते तो हमें पता है कि उस केस में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100% से हमारा वैल्यू ड्रॉप करता, डिक्रीज होता, नेट में डिक्रीज होता, बट डिक्रीज नहीं हुआ नेट में। और अगर नेट में डिक्रीज नहीं हुआ है, दैट इंप्लाइज कि इंक्रीज हमारा जो है दैट वुड हैव बीन ग्रेटर देन द डिक्रीज, यानी कि रेज जो किया है प्राइस एक्स शुड हैव बीन ग्रेटर देन वाई। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, तो ये छोटी सी बात क्लियर होनी चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दैट शुड बी क्लियर। अगर यहां से नहीं भी समझ पा रहे हो, इस क्वेश्चन में तो सॉल्व हो जाएगा, बट आगे हमेशा ये चीज दिमाग में रखोगे तो ये कहीं ना कहीं काम आएगी। इस क्वेश्चन में तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंस एक्स और वाई का हमें गिवन है वाई, तो दो केसेस बनेंगे, या तो एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू वाई, या तो y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू वाई। और अगर y माइनस एक्स हमारा इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और x इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो फिर उस केस में y को भी जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि चेंज हमारा कुछ भी हुआ ही नहीं है। जब रेज ही नहीं किया तो डिक्रीज भी नहीं करोगे, ठीक है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बना, तो दिस इज नॉट द केस। और सेकंड केस है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू टू वाई आ जाएगा हमारा इस केस में, x विल बी इक्वल टू टू वाई। एंड वी नो कि पहले हमने x यानी 2y% से इंक्रीज किया है और फिर y% से डिक्रीज किया है, तो 2y माइनस वाई माइनस 2y इंटू वाई यानी 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 100 एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज चेंज कुछ आया नहीं है, तो 2y माइनस वाई विल बी वाई माइनस 2y स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू जीरो। सो y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2y बाई 100, अब y जीरो तो होना नहीं है, तो डेफिनेटली 2y 1 माइनस 2y बाई 100 विल बी इक्वल टू जीरो, will be equal to 0 and 2y by 100 will be equal to 1, 2y will be equal to 100, तो y will be equal to 50%, 50% आ जाएगा y हमारा। और हमसे क्वेश्चन में y नहीं पूछा है, x पूछा है, ये चीज लास्ट में याद रखना है, तो x will be equal to 2y which is equal to 100%। आंसर ऑप्शन डी होगा। इज इट क्लियर? बट ये छोटी सी चीज, ये हमेशा दिमाग में रखना है। Next is tax rates for various income slabs are given below. For income slab less than equal to rupees 500, tax rate is nil. From 500 to 2000 rupees 5% का tax rate है. From 2000 to 5000 this is 10%, and from 5000 to 10000 the tax rate is 15%. tax rate के बारे में ये चीज़ हमेशा क्लियर होना चाहिए कि जिस स्लैब के लिए वो बात कर रहा है उस स्लैब का टैक्स सेपरेट होगा, यानी ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी 4000 रुपीज़ है तो टोटल सैलरी पे 10% लगेगा, नहीं। अगर इफ सैलरी इज 4000 तो उसकी सैलरी 3 स्लैब्स में टैक्स जो है कैलकुलेट करेंगे। फॉर द स्लैब लेस देन इक्वल टू 500 पे उसका जो टैक्स है दैट विल बी नील। फ्रॉम 500 टू 2000 टैक्स रेट विल बी 5%, एंड फ्रॉम 2000 टू 4000 बिकॉज 4000 उसकी सैलरी है दैट टैक्स रेट विल बी 10%। सो हमें हमेशा स्लैब्स में कैलकुलेट करना होगा। देयर आर 15% वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ देम 3 to 5% आर फॉलिंग इन ईच ऑफ द इनकम स्लैब्स मेंशन्ड अबव। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, ये पता है टोटल 15% है, 3 to 5% are falling in each of the income slabs mentioned above. Which of the following is the correct tax range of the 15%? If one is earning, बाकी एक्सप्लेन वही सेम चीज़ की है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमेशा टैक्स स्लैब में कैलकुलेट करेंगे इनकम का, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे बिकॉज 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमें पता लगानी है। मिनिमम कितना हो सकता है टोटल टैक्स कलेक्शन उनका, और मैक्सिमम कितना टैक्स कलेक्शन हो सकता है। ओके, सबसे पहले एक दो छोटी चीज़ें कर लेते हैं यहाँ पे। तो 500 तक तो पक्का है कि जो टैक्स है हमारा वो नील होने वाला है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम किसी भी स्लैग में टैक्स कितना हो सकता है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेस देन इक्वल टू 500 यहाँ तो जीरो है, चाहे 1 रुपी हो चाहे 500 रुपीज़ हो, जीरो ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्लैब में अगर हम आ रहे हैं तो अगर एग्जैक्टली 500 किसी का इनकम है, फॉर दैट टैक्स विल बी जीरो, ठीक है, टैक्स विल बी जीरो। बट हमको पता है 500 से ज्यादा होगा, जब भी कोई सेकंड स्लैब में आएगा तो डेफिनेटली जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आएगी। और अगर 2000 वैल्यू है तो उस केस में क्या आएगा टैक्स, 500 से 2000 तक का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1500 का, तो 1500 का 5% विच विल बी 75 रुपीज। तो मैक्सिमम टैक्स बन सकता है इस स्लैब में 75, यानी कि टोटल टैक्स जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 75 फॉर दिस स्लैब। इज इट क्लियर? फॉर फर्स्ट स्लैब दिस विल बी जीरो, for second slab this will be either greater than 0 and less than equal to 75. For third slab
अगर एग्जैक्टली 2000 है तब तो 75 रहेगा, यानी कि दिस विल बी ग्रेटर देन 75। एंड इफ द सैलरी इज टोटल इनकम इज 5000 रुपीज, तो 2000 से 5000 का जो 3000 है इस पे 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। सिर्फ 75 तो ऑलरेडी पीछे से आया हुआ है, यानी 2000 तक वाली इनकम पे लग चुका है 75। एडिशनल जो इनकम है मैक्सिमम जो होगा, अगर किसी की इनकम 5000 रुपीज है तो 3000 का 10% 300 एक्स्ट्रा लगेगा, दैट विल बी 375। सो लेस देन इक्वल 375, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट वाली टैक्स स्लैब में मिनिमम 375 रहेगा, यानी ग्रेटर देन 375 विल बी द टैक्स, और लेस देन इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पे 5000 से 10000, टोटल मैक्सिमम 5000 का इंक्रीज हो सकता है। यानी कि अगर किसी की सैलरी इक्वल टू 10000 हुआ तो उस पर 5000 का 15% टैक्स बनेगा, विच विल बी इक्वल टू 750 रुपीज। तो 375 प्लस 750 कितना आएगा, 375 प्लस 750 दैट विल बी 750 प्लस 250 1000 प्लस 125, तो 1125 रुपीज, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी। तो मिनिमम और मैक्सिमम हमने निकाल लिया। नाउ वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच स्लैब, क्योंकि हमारे पास टोटल 15% है और हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो कितने होंगे, तो उनका भी मिनिमम और मैक्सिमम हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें टोटल टैक्स मिनिमम चाहिए, इन दैट केस हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन शुड बी इन द लोएस्ट इनकम स्लैब। हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन शुड बी इन द लोएस्ट इनकम स्लैब, यानी पहली स्लैब में ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए। हमें पता है मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे, तो पहली स्लैब में 5 को रख देते हैं, 5 को हमने रख दिया। नाउ फॉर द सेकंड स्लैब ऑल्सो अगर हम 5 रख सकते हैं तो वहां पे रख देते हैं, बट अगर हम 5 रखते हैं सेकंड स्लैब में तो कितने बचेंगे भाई, टोटल हमें चाहिए 15। पहली स्लैब में 5 हमने रख दिए, अब अगर सेकंड में भी 5 रख देते हैं तो 5 ही तो बचा फिर, बट मिनिमम 3 तो चाहिए, तो यहाँ पे टोटल हमारा 16 हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम 5 नहीं रख सकते, तो सेकंड स्लैब में मैक्सिमम 4 रख सकते हैं, और उसके बाद में बची हुई 2 स्लैब में 3 एंड 3। तो दिस विल बी आवर कॉम्बिनेशन फॉर मिनिमम टोटल इनकम टैक्स 5 4 3 3, और इसका ऑपोजिट कॉम्बिनेशन होगा हमारा फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए सबसे हाईएस्ट वाले इनकम स्लैब में सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए। यहां तक अप्रोच क्लियर होता है। ठीक है, अब हमको जब मिनिमम सैलरी निकालना है, मिनिमम इनकम टैक्स निकालना है, मिनिमम टैक्स कितना आएगा सारे इंप्लॉइज के लिए, तो यहां पे भी हम मिनिमम के साथ मिनिमम जोड़ेंगे, मिनिमम के साथ को मिनिमम जोड़ेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम जोड़ेंगे जब हमें मैक्सिमम निकालना होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है, मुश्किल इन द सेंस कि थोड़ा टाइम टेकिंग है और समझने वाला है, बाकी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटिव भी है, एज सच क्यों नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो मिनिमम के साथ में मिनिमम को जब जोड़ेंगे तब हमारा मिनिमम टैक्स इनकम टैक्स का वैल्यू मिलेगा हमको, कितना आएगा वो, दैट विल बी 5 इंटू 0 मिनिमम टोटल टैक्स, दैट विल बी 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। अब यहां पे याद रखना है जब हम 4 इंटू 0 कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू मिलेगी इससे ज्यादा टैक्स होगा। ठीक है, सो द वैल्यू शुड बी एक्सक्लूडेड, द वैल्यू शुड बी एक्सक्लूडेड, जो हमारा ओवरऑल वैल्यू आएगा, बिकॉज ग्रेटर देन 0 आएगा और हम 0 ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इस वैल्यू को ले रहे हैं, मिनिमम इज ग्रेटर देन 0। एग्जैक्टली कितना होगा, बिकॉज अगर 501 रुपीज सैलरी होगा, 500 से तो बड़ा ही होगा इस स्लैब में। अगर 1 रुपी है, 1 रुपी का 5%, 5 पैसा, तो 5 पैसा यहाँ पे होना चाहिए, बट 5 पैसा को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हम एक्सक्लूड कर देंगे उस वैल्यू को। प्लस 3 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 375, दिस टोटल विल बी, ये तो 0 आ गया और यह वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 375, तो 3 इंटू 75 प्लस 375 यानी कि 3 इंटू 450, दैट विल बी 1350 रुपीज। ठीक है, और आवर टैक्स मिनिमम टैक्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1350, ग्रेटर देन दैट वैल्यू, बिकॉज हमें पता है कि ये 0 नहीं है, 0 की बजाय थोड़ा सा 0 से बड़ा अमाउंट है। सिमिलरली 75 से भी बड़ा अमाउंट है, 75.1 है एग्जैक्टली। अगर हम 501 रुपीज किसी की सैलरी होगी तो उसका जो टैक्स है दैट विल बी 0.05 रुपीज टू बी प्रिसाइज। सिमिलरली अगर किसी की सैलरी 2001 रुपीज है तो इन दैट केस दैट वैल्यू विल बी 0.10 और एडिशनल हो जाएगा तो 75.1 बनेगा। ठीक है, और ये तब है जबकि इंटीजर में सैलरीज अगर किसी की फ्रैक्शन में होगी तो और भी कम हो सकता है। एनीवे, तो 1350 से बड़ा होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम को मैक्सिमम से मिलाएंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 75 प्लस 4 इंटू 375 एंड लास्टली 5 इंटू, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, 5 इंटू 1125, उसको करेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में हमें ये पता है कि लेस देन 10,000 आ रहा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी,
आई रिपीट कि लास्ट में हमारा जो सैलरी है, सैलरी शुड विल बी लेस देन 10,000, किसी की भी सैलरी 10,000 नहीं होगी तो लास्ट में इक्वालिटी नहीं आएगा। बाकी तो सब जगह इक्वालिटी है, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम टैक्स है वो 75 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी है। यहाँ भी मैक्सिमम टैक्स 375 हो सकता है, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यानी कि मैक्सिमम टैक्स फॉर 4 स्लैब फ्रॉम 5,000 10,000 दैट विल बी लेस देन 1125, यानी कि यहाँ पे भी टोटल में हमारा इक्वालिटी नहीं आने वाला है, टोटल में इक्वालिटी नहीं आने वाला है। अगर ये लास्ट वाला लेस देन इक्वल टू 10,000 होता तो इन दैट केस हमारा 1350 तो एक्सक्लूड करते हैं हम, क्योंकि उससे बड़ा टैक्स आता, बट 7350 पॉसिबल होता, बट यहाँ पे पॉसिबल इसलिए नहीं होगा बिकॉज लेस देन 10,000। ये छोटी सी बात है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगली बार क्वेश्चन आए तो ऐसा फंसा सकता है कि दोनों एक्सक्लूड नहीं हो, एक एक्सक्लूड हो एक इंक्लूड हो, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 10,000 में ये छोटी सी चीज को याद रखना है, यहाँ पे नहीं होगा, बट अगर लेस देन इक्वल टू 10,000 होता तो इक्वल हो जाता इन एनी केस। अब यहाँ पे ये टोटल सम हमारा कितना आ रहा है, ये तो 7350 आ रहा है, पहले हमने डिस्कस कर लिया। बहरहाल ये 0 है, ये 3 इंटू 75 यानी 225 है, 225 है। दिस इज 4 इंटू 375 1200 1500 है, एंड दिस इज 5 इंटू 1125 5500 5625 है। तो 5625 7125 7350 रुपीज आ रहा है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए इन दिस केस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ salary was less than equal to 10,000, in that case जो रेंज होता हमारा टैक्स का रेंज, that would have been 1350 was not included but 7350 would have been included, अभी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो टीना, मीना, गीना, लीना एंड बीना, क्या नाम है, are 5 sisters aged in that order, with Tina being the oldest. Tina is the oldest, then Meena, then Geena, then Leena, and then Beena. Each of them had to carry a bucket of water from a well to their house. Their buckets' capacities were proportional to their ages. यानी कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा उसकी बकेट भी सबसे बड़ी, उसकी बकेट की कैपेसिटी भी लार्जेस्ट होगी। While returning, equal amount of water got splashed out of their buckets. Who lost maximum amount of water as a percentage of bucket capacity? तो सिंस एज अ परसेंटेज ऑफ बकेट कैपेसिटी हमें जानना है, परसेंटेज किसके लिए मैक्सिमम होगा, परसेंटेज किसके लिए मैक्सिमम होगा, जिसकी एज मिनिमम होगी। इजंट इट सो? क्वेश्चन है हु लॉस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एज अ परसेंटेज ऑफ बकेट कैपेसिटी, तो परसेंटेज मैक्सिमम उसके लिए होगा हुज एज इज मिनिमम, बिकॉज डिनोमिनेटर उसका सबसे छोटा होगा, तो परसेंटेज वैल्यू सबसे ज्यादा होगी बिकॉज एज हमारे डिनोमिनेटर में आने वाला है प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है? और ऊपर जो न्यूमरेटर वाला अमाउंट हो तो सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, तो जिसकी एज मिनिमम उसके लिए परसेंटेज मैक्सिमम। ऑप्शन हमारा ये आंसर आ जाएगा बीना। फॉर बीना दिस विल बी मैक्सिमम। टीना इज द एल्डेस्ट, फॉर बीना लॉस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एज अ परसेंटेज ऑफ द बकेट कैपेसिटी। दैट्स द क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बस थोड़ा सा गलती टीना और बीना में हो सकती थी, बस उतना ही गलती का स्कोप था, और तो बाकी तब आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज इन सन मेटल्स, या तो जनरल ग्रेजुएट्स हैं और इंजीनियर्स। फोर्टी % ऑफ द एम्प्लॉइज इन सन मेटल्स आर जनरल ग्रेजुएट्स। लेट अस अज्यूम कि टोटल 100 एम्प्लॉइज ही, ठीक है, बिकॉज परसेंटेज में बात हो रहा है, तो लेट अस से 100 एम्प्लॉइज हैं। आउट ऑफ 100 40 आर जनरल ग्रेजुएट्स, तो 40 आर जनरल ग्रेजुएट्स, 60 हमारे इंजीनियर्स हो जाएंगे। 75% ऑफ द इंजीनियर्स अर्न मोर देन ₹5 लाख पर ईयर। 75% इज 3/4, 3/4 ऑफ 60 विच इज 45 engineers earn greater than 5 lakh rupees per year, and rest 15 should earn less than 5 lakh rupees per year. Okay, less than equal to be precise. 50% of the organization's employees earn more than ₹5 lakh per year. 50% यानी 50 employees total होंगे जो कि earn more than 5 lakh rupees per year. 45 तो उनमें से इंजीनियर हैं, यानी कि बचे हुए 5 will be general graduates who earn greater than 5 lakh per year, which implies कि 35, 40 minus 5, 35 general graduates are earning less than equal to 5 lakh per year. Question हमसे क्या पूछ रहा है? Question is asking what proportion of the general graduates employed by the organization earn ₹5 lakh or less. So that is 35 out of total 40. So proportion will be 35/40, which is 7/8. So our answer for this question will be option E. None of these, because कोई भी और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 7/8 will be our answer. Is it clear? Okay, so that is all for this session.
आई बिलीव कि सेशन में आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे आपके। किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट रहा हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। और अगर सेशन पसंद आए तो उसका लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर।